तो मैं एक्चुअली बात इसलिए करना चाहता हूँ कि हम लोग इंदौर में हैं और जो मेरी अंग्रेज़ी है ना वो बड़ी माशाअल्लाह टाइप की है। मोस्टली लोगों की हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ी होती है ज़्यादातर लोगों की ख़राब होती है। और जैसे 100 में से 2 लोग जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी होती होगी, जिसमें से एक वैभव सर यहाँ बैठे हैं ऑडियंस में, जिनकी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही बराबर अच्छी है। और पता नहीं ऑडियंस में से अगर किसी कोई भी ऐसा है जिसको नहीं पता है कि एक स्कैम करके सीरीज़ आई थी जिसका डायलॉग था रिस्क है तो इश्क है, वो सर ने लिखा था, दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे हैं। और सर ये कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि कोई मुहावरा चढ़ा हो जबान पे, लोगों के कितने ऐड बन गए। तो ये 100 में से 2 लोग तो वैभव सर हो गए। 100 में से 90% लोगों की अंग्रेजी होती ही नहीं है, मतलब उसको ये नहीं कहा जाएगा खराब है, वो होती ही नहीं है। बचे जो 8% लोग, वो लोग इस देश की असली समस्या हैं, जो चिल ब्रो, यो ब्रो, कूल ब्रो बोल के अपना काम चला रहे हैं मेरी तरह, और जिनको लगता है कि उनको अंग्रेजी आती है लेकिन उनको अंग्रेजी आती वाती है नहीं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारे मोहल्ले में एक घर था लखनऊ में, एक ऐसा जहाँ पे अंग्रेजी पेपर आता था, है ना, और बाकी घर थे जहाँ हिंदी पेपर आता था। तो वक्त बीता और लोगों को ये लगा कि यार ये जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन वाली जो दूरी है, पेरेंट्स को ये बात समझ में आई कि ये तो लड़के पीछे रह जाएंगे, कुछ करना चाहिए। तो अंग्रेज़ी पेपर तुरंत बुला लिया गया और हिंदी पेपर को बंद कर दिया गया। और जब हफ्ते 10 दिन अंग्रेज़ी पेपर आ गया तो ये हुआ कि भाई अब हफ्ते भर से लड़का अंग्रेज़ी पेपर पढ़ रहा है, अब तो बहुत कुछ सीख गया होगा, तो इसकी टेस्टिंग होगी। हफ्ते भर बाद वो रखा गया पेपर संडे को सामने, कहा गया कि अरे अब तो बहुत पढ़ रहे हो आजकल, घंटों घंटों देखते हो। हम लोग क्या पढ़ते थे, पेपर खोलते थे, पलटते थे उल्टा, क्रिकेट वाला स्कोर बोर्ड पढ़ पाते थे बस, उसके अलावा तो कुछ अंग्रेज़ी में समझ ही नहीं आता था वैसा। तो खैर जो टेस्टिंग हुई तो उसमें ये निकला कि ये अंग्रेज़ी वैसे है किसी एक सड़क की तरह जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, ये कुछ निकल ही नहीं रहा मुंह से। तो फिर ये वो इसका कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत गंभीर समस्या है देश की ना। और इंदौर में भी मैं देख रहा था हर चौराहे पे 90 घंटे में अंग्रेज़ी बोलना सीखें, 60 घंटे में अंग्रेज़ी बोलना सीखें। इससे पता चल, आप लोगों के बारे में पता चलता है आप लोग कितना सीरियस है अंग्रेज़ी को लेके, है ना, ये देश भी कितना सीरियस है। तो हुआ ये कि एक उस समय एक जादुई किताब आई थी, जैसे नहीं लाल किताब आती है, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो बताया गया कि भाई ये किताब अगर आप लोग खरीद लें दुबे जी, तो आपके सारे दुखों का अंत निकट है, आपके बच्चे का ये तो इसका करियर सेट है, ये कुछ कर जाएगा अंग्रेज़ी जिस दिन बोलेगा। तो फिर किताब लेने में गया, आती थी जो भी किताब वहाँ पे, और किताब में ये लिखा था कि 60 दिन अगर आप पढ़ लो ये किताब, तो 61वें दिन फर्राटेदार आप अंग्रेज़ी बोलने लगोगे। और पहले जो ये 60 घंटे वाले जो ऐड भी लगे रहते हैं, मैं यही सोचता था कि 2-2.5 दिन घर में बैठा देते होंगे ये, 2.5-3 दिन बाद जब आदमी निकलता होगा तो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलता होगा। खैर वो किताब लेने में मार्केट में गया। जब मैं उस दिन जा रहा था ना अपने मोहल्ले से, जब निकल रहा था ना, तो मैं मोहल्ले को ऐसे देख रहा था, 60 दिन बाद बताऊंगा तुम लोगों को। दुकान पे पहुंचा, दुकान जब ली मैंने, जैसे कोई बहुत बहुत ही कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो। मैं साइकिल के जब कैरियर में लगाई उसको किताब को मैंने, तो मुझे लगा ये तो गलत हो जाएगा अगर ऐसे किया मैंने खिताब के साथ। 2 रुपए की जिल्द खरीदी मैंने, उस पर चिपकाई, लेके आया, और मोहल्ले में जब घुसा तो वो अलग ही दृश्य था। मोहल्ला बदल चुका था मेरे लिए, बस मैं 61वें दिन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, रैपिडेक्स कितने लोगों ने सही में हाथ, मतलब बिल्कुल सही सही बताएगा, कितने लोगों ने पढ़ी है कभी? चलिए, आप लोग की अंग्रेजी के बारे में तो मुझे पता ही चल गया कैसी है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो खैर उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग भी ये बताओगे, मैं गलत अगर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दिन होते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। पहले दिन लिखा होता है सुबह उठिए तो गुड मॉर्निंग बोलिए, 12 बजे गुड नून बोलिए, 12 बज के 1 मिनट पे गुड आफ्टरनून बोलिए, शाम को मिलिए गुड इवनिंग बोलिए, रात में गुड नाइट बोलिए। ये मैंने पढ़ लिया एक दिन 15 मिनट में। अब मुझे लगा मुझे बहुत आ गया है, इसको अप्लाई करना चाहिए। सब लोग बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, और मैंने मम्मी से कहा, पराठे वराठे जब प्लेट में रखे जा रहे थे, मैंने कहा मम्मी गुड मॉर्निंग। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, उनको मेरे अंदर एक छोटा मोटा शशि थरूर दिख गया था। खैर अब उसमें, अच्छा आप लोगों ने, आप लोगों ने तो बहुत लोगों ने पढ़ी, आप लोग मेरे से ज़्यादा ही अच्छी जानते होगे अंग्रेजी, जो भी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत ही कह रहा हूँ इज्जत देते हुए थोड़ी भी है बहुत भी है। तो उसमें कॉन्वर्सेशन होते थे कि आप अपने दोस्त के पास जाओगे और आप उसको फलानी चीज़ बोलोगे तो फलाना ये रिप्लाई करेगा, हे हाउ आर यू, तो सामने दोस्त बोलेगा हाय आई एम फाइन थैंक यू, और फिर आगे आगे, और पूरा कॉन्वर्सेशन होता था। तो मैं जहाँ क्रिकेट खेलने जाता था शीतर, तो वहाँ मैं शाम को पहुँचा वहाँ क्रिकेट खेलने, और
वहाँ पे अच्छा जो अंकल हमारे जिनके अंग्रेजी पेपर आता था, वहाँ पे एक भैया थे उनके, वो बैंगलोर में नौकरी वोकरी करते थे। वो लोग सही में अंग्रेजी जानते थे, मतलब वो बोल लेते थे अंग्रेजी। लेकिन अब वो भैया आए हुए थे छुट्टी पे अपना, तो इधर मैं क्रिकेट खेलने जब पहुंचा तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, हाय हाउ आर यू। किसी ने क्रिकेट खेलने का मन नहीं है क्या? बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हो। ऐसे मेरे कैप्टन ने मुझे बुला के कंधे पे हाथ रख के बोला कि मन नहीं कर रहा क्या खेलने का तुम्हें। मुझे लगा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं खेल को, ये बोलना होता है, मैं उन्हें बताऊं कि अरे भैया इसके बाद ये बोलना होता है ना, कि हाय हाउ आर यू बाद आई एम फाइन थैंक यू बोलना होता है। तुम्हें पता ही नहीं है यार, क्या कर कैसे क्रिकेट खेलोगे तुम लोग, यही बात नहीं पता है। खैर दिन बीते, फिर मुझे ये लगा जब वो बहुत बेइज्जती होने लगी तो लोगों ने मेरा, जैसे चिड़ चिड़ के नाम कैसे रखे जाते हैं मोहल्लों में, जो चीज़ आप ज़्यादा करते हो वही, तो मेरा नाम उस दिन से मोहल्ले में रैपिड एक्स हो गया। सब लोग बोलते रैपिड। अच्छा मैं क्या, जब मैं, अच्छा मेरा ध्यान था क्रिकेट पे, अरे अंग्रेजी पे। मैं क्या सोच रहा हूँ दिमाग में, 61वें दिन इन लोगों को तो मैं अंग्रेजी से ही आउट कर दूंगा, जो ये आज मजाक उड़ा रहे हैं ना। खैर करते कराते ये हुआ, एक तो हम लोगों की आदत भी है, हिंदुस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है और रटने की आदत करवाई देता है, तो आपने कॉन्वर्सेशन याद करके आप दिक्कत में फंसे। अब आगे ये सब चलता रहा, धीरे धीरे ये होगा कि टीम में मुझे कोई लेना नहीं चाहता था, और मुझे लगे कि अरे यार मैं ऐसे कैसे दुनिया को मुट्ठी में कर पाऊंगा, कैसे दुनिया बदल पाऊंगा, ये तो मोहल्ले, किस मोहल्ले में पैदा हो गया यार मैं। खैर इसके बाद हम जब क्रिकेट खेल रहे थे तो जो भैया थे जिनको अंग्रेजी सही में आती थी, वो हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। और हम लोग जब खेलते तो जैसे किसी भी ग्राउंड में बॉल खोई है ना सबकी, आप लोगों की, जब आप क्रिकेट खेलते हो बहुत कॉमन चीज़ है, होती है, तो बॉल खोई, तो मेरे साथ में जो भैया थे वही जो अंग्रेजी वाले, तो जब हम बॉल खो गई तो जो, वो तो क्रिकेट के नियम बड़े तय हैं ना, गली क्रिकेट के और मोहल्ले वाले क्रिकेट के, जो बॉल मारेगा वो लेके आएगा, जो खुआएगा वो लेके आएगा। तो मैं बॉल ढूंढ रहा था, पार्क बंद होने वाला था, तो भैया ने मेरे से पूछा, इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो तुम? तो मैंने कहा भैया कि जो ये है ना इंग्लिश का जो है इम्प्रेशन है ना, वो बहुत टाइट पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है, अंग्रेजी मतलब बिल्कुल मस्त हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब शो ऑफ के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हो? अच्छा जब भैया ने बोला ना कि शो ऑफ के लिए बोलना चाहते हो, तो मुझे लगा इनको अंग्रेजी आती नहीं है। मैंने कहा शो ऑफ नहीं करना है, शो ऑन करना है अपन को। मैंने कहा भैया, और मैंने तुरंत भैया को चमका दिया, भैया रैपिड एक्स के 10 चैप्टर हो गए हैं, बस 51 दिन और। इसके बाद भैया हंसे, लेकिन उनका हंसना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने, अब बॉल हम ढूंढ ही रहे थे, और इतने में एक बॉल उनको मिली, और वो बॉल उन्होंने मेरे हाथ में दी, और मैंने कहा नहीं भैया ये तो वो वाली बॉल नहीं है जो आज खोई है। वाह, ये वो वाली बॉल नहीं है जो आज खोई है। तो भैया ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले, भैया जिंदगी में कोई भी काम शो ऑफ के लिए करोगे ना तो एक ना एक दिन थक जाओगे। इंग्लिश सीखो, सीखनी ही चाहिए, इसलिए सीखो कि ये काम आएगी, लेकिन अपने लिए सीखो, इसलिए मत सीखो कि किसी पे इंप्रेशन झाड़ना है, समझे? इसके बाद भैया ने मेरे बॉल लेके मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो ना मिल जाएगा, लेकिन वक्त आने दो। अच्छा मुझे ना इस बात के बाद जब वो पुरानी वाली बॉल मिली ना, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन जो बॉल खोई थी वो नहीं मिली, और मुझे ये विश्वास मिला जो भैया ने मुझे बोला कि जो बॉल मेरी खोई है वो मुझे किसी ना किसी दिन मिल जाएगी। और इस बात को कई साल बीत गए। हम सारे लोग, अगर आप अपनी ज़िंदगी देखिए, हम लोग कोई ना कोई बॉल ढूंढ रहे हैं, और वो बॉल इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसका शो ऑफ कर पाएं। अंग्रेज़ी ज़रूरी है, आनी भी चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन और बात यह कि मेरे को उस समय वैभव भैया जैसे कोई होंगे मोहल्ले के भैया जो मुझे मिल गए, जिन्होंने मुझे बता दिया कि ये अंग्रेज़ी जो है या कोई भी काम लाइफ में शो ऑफ के लिए नहीं करना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस कहानी के साथ, तो मैं कहानी इसलिए भी सुनाता हूँ कि मुझे मालूम है कि आप जो बॉल ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको एक ना एक दिन मिलेगी। दिक्कत ज़िंदगी में ये नहीं है कि आपको जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगी नहीं, दिक्कत यह है कि वो सही समय पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो बॉल मिले। और रही मेरी अंग्रेज़ी, और जिन लोगों ने हाथ उठाया था रैपिडेक्स वालों में, उनकी अंग्रेज़ी तो वैसे ही माशाअल्लाह है अभी तक भी। अब ये अंग्रेज़ी वाली बात थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना, अब थोड़ा हम लोग थोड़े सॉफ्ट टॉपिक पे आते हैं कि भाई मोहल्ला है, वहाँ अंग्रेज़ी है, अंकल हैं, आंटी हैं। कुछ मोहल्ले की ऐसी, जैसे मेरे साथ श्रीधर कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर के सामने एक यादव अंकल रहते थे, वो मुझे रक्षाबंधन के दिन ढूंढते थे। अरे क्यों? मैं उतरता था और धड़ धड़ 5 राखियाँ बन जाती थी, क्योंकि वो छत से मेरे को झांकते हुए देखते रहते थे। तो हम बात करते हैं
उन मोहल्ले की लड़कियों ने जिन्होंने हमें पहला प्यार किया, जिन्होंने हमें वो बनाया जो आज हम हैं, जिन्होंने हमें शऊर सिखाया कि दुनिया को जिया कैसे जाता है। बम बम ba bum ba bum 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 ba bum ba bum 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 ba bum ba bum 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 ba bum ba bum। कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं, कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं, जो आसपास की सवारी नहीं उठाती, ये जो आसपास की सवारी नहीं उठाती, ये बम बम बा बम बा बम 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 बा बम बा बम। गाइए। बम बम बा बम बा बम 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 बा बम बा बम। कुछ लड़कियां बनारसी साड़ियां होती हैं, कुछ लड़कियां बनारसी साड़ियां होती हैं, जिनको एक बार देख कर ही जी भर जाता है, जिनको एक बार देख कर ही जी भर जाता है। बम 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 बम। कुछ लड़कियां नज्म होती हैं, कुछ लड़कियां नज्म होती हैं, उनको जितनी बार पढ़ो वो और रोचक लगती हैं। कुछ लड़कियां नज्म होती हैं, उनको जितनी बार और पढ़ो और रोचक लगती हैं। कुछ लड़कियां तितलियां होती हैं। कुछ लड़कियां रंगीन मछलियां होती हैं, जो मगरमच्छ की हंसी से घबरा कर सारी उम्र जाग कर ही बिता देती हैं। ओ कुछ लड़कियां चंदन का पौधा होती हैं, जो सांप को अपनी छाया में पालने का दम रखती हैं। कुछ लड़कियां सुनहरी फ्रेम में जड़ी रंगीन तस्वीर होती है, जो किसी भी ड्राइंग रूम में सजाई जा सकती है। कुछ लड़कियां पश्चिम की हवाएं होती हैं, जो कभी सीने से बिन बात, जो बिना बोले ही सीने से लगकर चली जाती है। कुछ लड़कियां ज़मीर होती हैं, कुछ लड़कियां ज़मीर होती हैं, जो हादसों का हिसाब मांगते मांगते अपने ही शरीर की सूली पर लटक जाती हैं। और इस कविता, इस गाने की लगभग आखिरी लाइन, कुछ लड़कियां बेगम अख्तर की गज़ल होती हैं। कुछ लड़कियां बेगम अख्तर की गज़ल होती हैं, जो बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। बम 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 बम। कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं, कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं, जो आसपास की सवारी नहीं उठाती, जो आसपास की सवारी नहीं उठाती, बम 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 बम। सही चल रहा है सब? तो अब मैं वो शैतानी करता हूँ जो मैं कह रहा था। मेरे को एक वॉलंटियर, कोई महिला चाहिए, इससे पहले लड़के उम्मीद बनाएं यहाँ पे। और अगर कोई ऐसा हो, कोई भी मैं बीच में मैंने प्रज्ञा को बोला था, अगर प्रज्ञा आप डर रही हैं, अगर आप आना चाहें तो आप, नहीं तो कोई भी अगर कोई आना चाहे यहाँ पे, और ये किताब मैं दूंगा,
वाको वाको जो मैंने अभी भी लिखी है, फटाफट आप। तो ये चलिए प्रज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मुश्किल काम करने जा रही हैं ये, है ना? अच्छा, मैंने इनको एक्चुअली, चलिए अच्छा चेक चेक। आपके पतिदेव भी साथ में बैठे हैं तो मुझे डर भी लगेगा आप फैमिली के साथ नहीं है ना प्रज्ञा? अकेले हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। एक दो बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि फैमिली वाले भी स्टेज पे आ गए हैं फिर साथ में। आप प्लीज़ बैठें, आप प्लीज़ बैठें एक माइक और मेरे को चाहिए, मैंने बताया नहीं था शायद। एक माइक दे दीजिए मेरे को। तो प्रज्ञा लॉ पढ़ रही है, मेरी अभी अभी मुलाकात हुई। अरे लॉ की प्रैक्टिस करती हैं, लॉयर हैं। लॉ वालों से मेरा बड़ा ना अजीब सा रिश्ता है। मेरे पिताजी गलती से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, LLB के। आज भी मेरे को कोसते हैं वो 40 साल पुराने नंबर के लिए कि हमने टॉप किया था। तो प्रज्ञा आप रहने वाली यहीं की हैं? आप माइक पे आप देखिए, पहले कंफर्टेबल हो जाए, आप घबराइए मत बिल्कुल भी। आ रही है आवाज़? आ रही है आवाज़? नहीं आ रही है, ऑडियंस को नहीं आ रही है। ये ऑन, आप पूछिए एक बार, आ रही है आप आवाज़? पास में करके बोलिए। अच्छा आपने, अभी जा हाँ, हाँ आ रही है। तो आप, हाँ, नहीं मैं सारंगपुर से हूँ। अच्छा हाँ, और मैं यहाँ मतलब स्टडी के लिए आई हूँ। मेरा अभी BL भी कंप्लीट हुआ है और LLM का फाइनल ईयर चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सबको बता दूं हम लोग की असली कहानी। ये तो आपने जो मैंने आपको झूठ सिखाया था वो आप बता रहे हो। आप पहले से जानते हो ना मेरे को? आप नहीं? अच्छा। हाँ तो मैं प्रज्ञा से ना, प्रज्ञा बताएंगी नहीं सबको, मैं वो कहानी सुनाता हूँ जो मेरी और प्रज्ञा की है, ठीक है? अरे आप लोग इतना घबराइए मत, आराम से सुनिए। ये बहुत डर रही हैं, उनको सही में कुछ नहीं पता क्या होने वाला है ना? आप बिल्कुल, आप और प्रज्ञा प्लीज़, प्रज्ञा के लिए ज़रूर आप जोरदार ताली बजाइए। बहुत मुश्किल काम है जो प्रज्ञा भी करने वाली हैं। Thank पक्का you. आपकी फैमिली नहीं आई है ना? नहीं, मेरा भाई आया है और फ्रेंड है। फ्रेंड और भाई दोनों लोग हैं ना? 2 लोग काफ़ी हैं मेरे लिए, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ तो चलिए आप लोग देख लेंगे, पीछे मारना, सबके सामने मत मारना मेरे को। तो खैर प्रज्ञा, जब आप मिले मेरे को, मैंने सबसे पहले आपसे बोला था कि आपका नाम क्या है, ठीक है? जी। है ना? तो ये कहानी ठीक वैसे ही ख़त्म हुई थी कुछ साल पहले। आपका नाम क्या है पे, और क्या कहानी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप आराम से बैठिए, घबराइए मत, है ना? है ना? तो ये सवाल मैंने आपसे तब पूछा था, और कब पूछा था मैं ये सबको बता दूं। देखिए आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल रहिए। अगर आप बोलेंगे कहीं पे भी कि नहीं इन लोगों को झूठ बता दो, तो मैं वहाँ से कहानी पलट दूंगा, मैं बदल दूंगा, है ना? ये लिखी हुई कहानी नहीं पढ़ूंगा मैं कहानी पलट दूंगा। और जैसे ही आप बोलेंगे कि नहीं आप ये सही बता दो, तो मैं सच बताता रहूँगा। लेकिन सच इस कहानी का आप पे डिपेंडेंट है कि कहानी कहाँ जाएगी। ये नेटफ्लिक्स के शो की तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं इसकी एंडिंग, ठीक है? तो ये मैं बहुत ये मैं मतलब मैं कोशिश ही कर रहा हूँ ये कहानी में एक्सपेरिमेंट करने की, क्योंकि नॉर्मली जब स्टोरी टेलिंग होती है तो वो बहुत वन वे होता है, वो बिल्कुल कथा की तरह चल रही होती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो कैरेक्टर है वो जिंदा हो जाए सामने सबके, ठीक है? तो आप बिल्कुल आराम से रहें। तो आप बताइए, मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूं? हाँ, बता दो। ये हुई ना बात, लॉ पढ़ना चाहिए सबको है ना? तो ये कहानी है 29 तारीख सन 2017 की। और उस दिन मैं क्या, प्रज्ञा क्या, पूरा मुंबई उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं उस दिन को कि उस दिन क्या हुआ था। और उस दिन मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मतलब लोग अटक गए थे, तमाम जगह फंस गए थे। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, और प्रज्ञा का जो ऑटो है, आप ऑटो में तो बैठती हैं ना? हाँ। देखिए आप बता दीजिएगा जहाँ पे भी अनकंफर्टेबल हो, तो मैं कहानी बदल दूंगा। आप बताएंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऑटो से नहीं चलती, तो मैं आपकी कार भी खराब करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऑटो ठीक है। ऑटो ठीक है ना? आप आराम से बोले, आप बिल्कुल आराम से बोलेगा जब भी आपको, है ना? तो प्रज्ञा का जो ऑटो है खराब हुआ था। आपका ऑटो कभी खराब हुआ है ना? ठीक है ना? तो प्रज्ञा का ऑटो खराब हो गया था, और मैं बिल्कुल गाड़ी निकली थी, और बहुत ट्रैफिक था उस समय बॉम्बे में, और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। और मुझे लगा कि नहीं, ये तो बॉम्बे में ऐसा मौका तो कभी मिलता ही नहीं है। तो मैंने अपना गाड़ी का शीशा नीचे किया और प्रज्ञा से पूछा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ जिधर आपका घर है। मुझे नहीं पता था इनका घर कहाँ है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो प्रज्ञा ने चारों तरफ देखा और मतलब कहा कि चलो ना आगे बढ़ो, क्या करना है, मतलब ऐसा। तो मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, मैं जितना शक्ल से शरीफ दिख नहीं रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी का आईडी कार्ड दिखाया, तो आपको भी लगा चलो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है तो कुछ ठीक ठाक होगा। यहाँ तक सब सही है ना? हाँ, एकदम सही। आगे इतना सपोर्ट
चलिए, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ इस कंपनी का कार्ड दिखाया तो मैंने कहा देखिए मैं लग रहा हूँ लोफर, लेकिन मैं हूँ नहीं। और आपने कहा कि मैंने पूछा कि प्रज्ञा आप कहाँ रहती हैं, तो आपने बताया कि मैं मलाड इन्फिनिटी रखता हूँ। अब जरा मैं एक बार थोड़ा सा मुंबई के बारे में बता दूँ। लोअर परेल उधर है, मलाड यहाँ है, लोअर परेल इधर है प्रज्ञा की तरफ, यहाँ पे मलाड है। इनका घर यहाँ था, हम लोग यहाँ मिले थे सांता क्रूज में, ठीक है। यहाँ मैं डिस्टेंस आया, यहाँ पे मेरे को मिली। ये ज्योग्राफी मोटी मोटी मुंबई की समझ ली, सब स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे। तो यहाँ पे मिला, तो मैंने कहा कहाँ आपको जाना है, इन्होंने कहा मलाड जाना है, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा था मुंबई की उस दिन की बारिश पे, क्योंकि कि जब बैठ ही जाएंगे तो फिर देखेंगे। तो अब मेरा घर कहाँ था वो मैं बाद में बताऊंगा कहानी के। तो मैं इधर से जब मैंने देखा प्रज्ञा को तो बैठा लिया प्रज्ञा को। प्रज्ञा के पास भी बैठने के अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, ऑटो तो ख़राब हो ही चुका था उनका, और भीग चुकी थी बुरी तरीके से, मोबाइल इनका बंद हो चुका था। जैसे ही प्रज्ञा आके गाड़ी में बैठी, अपने कपड़े सब इनके भीग चुके थे, गाड़ी में आके बैठी, तो रेडियो में ना एक गाना चल रहा था, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। लेकिन प्रज्ञा को शायद ये गाना पसंद नहीं आया, उन्होंने फटाक से बैठते हुए चैनल चेंज कर दिया। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन। इसके बाद मैंने ही रेडियो बंद कर दिया। खैर, इसके बाद घबराहट में प्रज्ञा जैसे अभी घबरा रही हैं थोड़ा सा, उस दिन भी घबरा रही थी। और कायदे से इनको थैंक्स बोलना चाहिए था, भाई लिफ्ट दी थी, लेकिन उन्होंने थैंक्स बोला नहीं। कायदे से मुझे पूछना चाहिए था कि आपका नाम क्या है, लेकिन मैंने भी पूछा नहीं। मुझे पूरा भरोसा था मुंबई की बरसात पे कि मलाड पहुंचने में तो अभी 3 घंटे हैं, 3 घंटे में लेखक टाइप का कोई लड़का, और खास करके मेरे जैसा थोड़ा सा बदतमीज लड़का, तो सब पता कर लेगा आप कहाँ काम करती हैं, आपका नाम क्या है, आपको पहाड़ पसंद है, समंदर पसंद है, क्या है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद थी मुंबई पे और अपने पे। खैर 4-5 मिनट बैठने के बाद प्रज्ञा को समझ में आया कि वो जो सीट थी वो गीली हो गई है। तो प्रज्ञा ने बड़े ही प्यार से कहा कि सॉरी, आपकी कार की सीट गीली हो गई है। अब इसके जवाब में ना कुछ भी अच्छी चीज़ कही जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा जो इस दुनिया की सबसे क्लीशेड चीज़ हो सकती थी, मैंने कहा इट्स ओके प्रज्ञा। अरे इट्स ओके, मुझे तो नाम पता नहीं था ना आपका। मैंने कहा इट्स ओके, कार की सीट तो बनती ही गीली होने के लिए है ना, यही तो टेस्टिंग करते हैं लोग। खैर, अब हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करें क्या नहीं करें। मैंने तुरंत पूछा, मैंने कहा क्या करती हैं आप। और जैसे ही मैंने ये बोला कि क्या करती हैं आप, मुझे लगा अरे शिट यार, गलत हो गया ये तो, मेरे को तुम बोलना चाहिए था। क्योंकि हम लोग तो जैसे मोहल्लों से पढ़ के निकले हैं, वहाँ से आप और तुम की दूरी 3-4 साल की होती थी। खैर ये गलती हो गई। खैर रास्ते में और भी परेशान लोग दिख रहे थे, एक अंकल बहुत परेशान थे, बाईं तरफ दिख रहे थे हम लोगों को। और प्रज्ञा अपने मन में सोच रही थी अब नहीं दिल पसीज रहा इसका। अंकल बेचारे परेशान हैं। और चाय लेंगे आप? उस दिन गाड़ी में नहीं पूछ पाया था। तो खैर इसके बाद मैंने हल्की सी ऐसे कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही, मैं बस इधर था ड्राइविंग सीट पे, आप इधर बैठी हुई थी, देखने की। फिर मैं झेप गया आपको देखते ही कि अरे मैं कैसे देखूं क्या अपना। इसके बाद इनकी नज़र मेरे मोबाइल पे गई। इनका मोबाइल चूंकि गीला होकर डिस्चार्ज होकर बंद हो चुका था, मेरा में अभी बैटरी थी। तो इन्होंने फटाक से अपने घर पे फ़ोन किया, पापा से बात की और बताया कि अरे घबराओ मत, मैं सेफ़ हूँ, सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन घर वाले तो घबराते ही हैं, मौसम भी ऐसा था, ट्रैफिक भी बहुत था, सब कुछ था। उनके बार बार पापा इनके जो घर वाले थे वो नाम लेके इनको बुला रहे थे। वो नाम मेरे को सुनाई पड़ रहा था, लेकिन मेरे को आप एक मिनट इमेजिन करिए, मुझे नाम अभी तक नहीं पता था इनका, ठीक है। तो बात हुई और इसके बाद फिर इन्होंने फ़ोन रखा और इन्होंने बार बार फ़ोन आने लगे घबरा घबरा के इनके घर वालों के। और अभी तक सब ठीक है प्रज्ञा? यहाँ तक सब सही है कहानी? हाँ, यहाँ तक सही है। अब जोर से बोलिए, सबको पता चलना चाहिए। एकदम सही है ना? हाँ। आगे मतलब झूठ नहीं बोलूँ ना, सब सच बता दूँ ना? हाँ, अभी तक तो सच है। ऐसे ही शर्मा रहा था मैं उस दिन। जैसे अभी समझ नहीं आ रहा ना मुझे मैं क्या बोलूँ अब। तो खैर 3 घंटे बीत चुके थे, मुझे सब कुछ पता था प्रज्ञा के बारे में कि उनको गाना कौन सा पसंद है, उनको सिंगर कौन सा पसंद है, उनको पहाड़ पसंद है या समंदर पसंद है, सब कुछ पता था। अगर मुझे कुछ नहीं पता था तो सिर्फ इनका नाम। मुझे उम्मीद थी कि अगली कुछ देर में, क्योंकि हम 3 घंटे अब चल चुके थे और मलाड अभी भी 3 घंटे दूर था, मुंबई में ऐसे ही बरसात होती है, और मुझे था कि मैं अब बस नाम पूछ लूं। और जब मैं नाम पूछने ही वाला था कि इतने में मेरा फ़ोन बजा,
इनके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया था, वो कहीं पास में ही रहता था और वो लेने के लिए आ गया था। और जब जैसे ही रिश्तेदार आया तो फटाक से प्रज्ञा उतरी और रिश्तेदार के साथ चली गई। प्रज्ञा ने मुझे लगता है कम से कम 10 या 12 बार मुझे थैंक यू बोला होगा और मुझे समझ नहीं आया कि मैं थैंक यू का जवाब क्या दूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि एकदम से ना जैसे इंटरवल में पिक्चर एंड हो जाए वाला हो गया है ये सीन, उम्मीद ही नहीं थी। मैंने अब इसके बाद जब मैंने इनको छोड़ा और उस रिश्तेदार को 150 गालियाँ दी मनी मन, तो मैंने अपनी गाड़ी घुमाने की कोशिश करने लगा क्योंकि मेरा घर उधर था लोअर परेल में और वहाँ अभी 6 घंटे दूर और था। इतने में जैसे ही मैं गाड़ी घुमा रहा था प्रज्ञा मेरे पास आई और इन्होंने आने के बाद मेरा शीशा खुलवाया और मुझसे कहा कि हाय आई एम पी तक बोला था इन्होंने। तो मैंने कहा नहीं 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 प्लीज़ मेरे को अपना नाम मत बताना, क्योंकि अगर आप अपना नाम बताओगे तो मैं आपको ढूंढने लगूंगा और उससे दिक्कत हो जाएगी और मैं ढूंढूंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मुझे कोई अगर बताना ही है तो अपना कोई झूठ मूठ का नाम बता दो ताकि मैं आपको ढूंढ ना पाऊँ, या फिर अगर बताना ही है तो आप अपना वो वाला घर वाला नाम बता दो। सबका एक घर का नाम होता है ना, जो घर वाले बोलते हैं, पापा बोलते हैं, क्योंकि वो जो नाम मैंने सुना था फ़ोन पे वही हमारे रिश्ते का नाम, पता, पिन कोड सब कुछ था। और जाते जाते मैंने बस प्रज्ञा से एक ही बात कही, और जब ये शीशा मैंने बंद कर रहा था कि वो नाम क्या था वो मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मैंने सारी कहानी सच बताई। सच बताइए ना कहानी, एकदम सच है ना, एकदम सच बोल रही हैं। ये माइक पे सही से आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि वो नाम क्या है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो जो नाम जो भी था वो हमारे रिश्ते का सब कुछ वही था। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ उस दिन के बाद से कि जैसे हम उस दिन बॉम्बे में टकराए थे और आज इंदौर में टकराए हैं, ऐसे ही हम कब रैंडमली तीसरी बार टकराएं और ऐसी ही बरसात हो और वैसे ही मुंबई में सब कुछ अटका हुआ हो और मैं सब कुछ दोबारा शुरू कर पाऊँ। और मैं दोबारा शुरू करने में पहली चीज़ आपसे वही पूछूं कि आपका नाम क्या है। थैंक यू। कहीं पे दिन जले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियां, एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियां, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियां, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियां। शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, बिन टिकट चढ़े थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन जले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। कॉर्नर की सीट थी, कॉर्नर की सीट थी, हाथों में तेरा हाथ था, फिल्म का हीरो था कौन अब कहां हमको याद था। कॉर्नर की सीट थी, हाथों में तेरा हाथ था, फिल्म का हीरो था कौन अब कहां हमको याद था। कुछ भी ना कहे थे हम, चुप भी कब रहे थे हम, कुछ भी ना कहे थे हम, चुप भी कब रहे थे हम, वो मर के क्यों जिए थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। यूं तो सब कहानियों में, यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है। साथ चल दिए थे हम, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते, जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते। वो बात याद है नहीं और तुम भी अब कहाँ यहीं, वो रात भर लड़े थे हम, कोई तो ऐसी बात थी।
धन्यवाद धन्यवाद प्रज्ञा, आपने इतने अच्छे से ये झूठ वाला खेल खेला। और कोई वॉलंटियर आ सकता है क्या यहाँ पे? ये देखो, जो लड़के लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि इस कहानी का हीरो मैं हूँ और मैं अपनी शक्ल अब बदल नहीं सकता। आप प्लीज़ आइए आइए। ये कहानी क्या नाम है आपका? बैठिए। मृतिका, सबको अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम है आपका मृतिका? क्या करते हैं आप? मैं सर राइटर हूँ, मैं लिखती भी हूँ, मैं पढ़ती भी, और मैं आपकी मुझे राइटर लोगों से बड़ा डर लगता है। रुकिए। आप आवाज क्या- आ रही है? आप राइटर हैं? यस, क्या लिखती हैं आप? पर आप मुझे ये मत बोलना कि कुछ सुना दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं बोलने आया हूँ यहाँ तो ज़्यादा नहीं तो क्या? मैंने आपको बहुत पढ़ा है। अरे नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं करते। आज हम वाली बातें करते हैं जो हम लोग नहीं करते बातें। डन। तो मृतिका, कहाँ से किया है कॉलेज आपने? सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इंदौर। सेंट पॉल। आपको पता है ना कि सेंट पॉल्स में मैं भी पढ़ा हूँ। तो ये बात तभी की है जब सेंट पॉल्स का पहला दिन था हमारा। ये ठीक है ना? मतलब आपका क्या नाम है जो ब्लू आपने वो पहना है? हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ। एक बार बता दीजिए क्या नाम बता रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग साथ में थे कॉलेज में। ये आपके लिए भी है कहानी। आप लोग सेम बैच में थे क्या? यस। सही में सेम बैच में थे? हाँ, नहीं, अच्छा। झूठ बोलना है यहाँ पे। अरे झूठ बोलने का मेरे पे छोड़ दो। ये इंदौर वाले अलग ही लेवल पे है भाई। मतलब थोड़ा ढील क्या थी ना, पूरा कन्ने काट लिए। तो खैर, ये कहानी मैं कई बार मतलब सुना चुका हूँ, लेकिन वो पर्ची करके कहानी कितने लोगों ने सुनी है ये वाली? मैंने। अच्छा, आपने सुनी। और चलिए, बहुत बढ़िया, ज़्यादा लोगों ने। तो ये कहानी में मृतिका जो है वो उस कहानी की हीरोइन है, और मृतिका के साथ में मैं सेंट पॉल्स में पढ़ता था। और मैं सही में सेंट पॉल्स में पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्लास सेकंड में पढ़ा हूँ। थोड़ा सा मिसप्लेस होगा हमारा समय का ऐसा। तो मैं पूरे कॉलेज मृतिका कभी आपसे कह नहीं पाया, लेकिन आज कॉलेज के इतने साल बाद पता नहीं क्यों आपसे ये सब कुछ कहने का मन कर रहा है। जब कॉलेज के पहले दिन मैंने आपको देखा था तो आपसे इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार हो गया था। अब ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार क्या होता है? जो रह रह के उबाल मारता है ना? आप जो किसी लड़के से बात नहीं करती थी, आप जो अपनी सहेलियों के साथ अलग बैठती थी, बस आपको रोज़ मैं हंसते हुए देखता तो मैंने कहा मैं हिम्मत कर लेता हूँ और मैं अब आपके पास, मतलब मैं, जैसे लड़कों का क्या होता है ना कि जब आप, प्यार जो होता है ना शुरुआती दौर का, मतलब 17-18 साल 16 साल, आजकल प्री टीन्स में प्यार होने लगा है, 12-13 साल के लड़के कर रहे हैं प्यार धड़ाधड़। तो जो हम लोगों के समय में प्यार होता था, हम लोग ना प्यार करते नहीं थे, प्यार के अटेम्प्ट करते थे, जैसे आईआईटी के अटेम्प्ट करते हैं। एक आध अटेम्प्ट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे, इतने में कोई और ही पास हो जाता था। तो फिर आप दोबारा अपने आप को हमसे, ऐसा होता था ना, हमने आपको समझाते थे हम लोग कि नहीं नहीं हमें दोबारा प्यार करना है, ठीक है ना अदिति? बहुत बढ़िया। तो एक दिन मैंने हिम्मत की आपके पास, अदिति अलग क्लास में थी, वो आर्ट्स में थी, आप अलग थे, तो मैंने एक दिन हिम्मत की मृतिका आपके पास आके मैंने कहा कि हाय, आई एम दिव्य प्रकाश बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो आपकी सहेलियों ने अभी देख ही रही थी वो मुझे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे, कौन है ये जिसने पू से बात करने की हिम्मत की टाइप हो रहा था। और सारी सहेली, मतलब, तो तुमने मेरी तरफ देखा और मृतिका ने कहा तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और ये सुनते ही सारी सहेलियां फूट फूट कर हंसने लगी। हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, मन ही मन, अंदर ही अंदर। इस फूटने वाले, अच्छा, और ये जब सहेलियां हंसती हैं ना जब आपस में, यहाँ जितने लड़के लोग बैठे हैं वो बताएंगे और लड़कियां भी बताएंगी क्योंकि वो लोग तो हंसती हैं कि जब कोई बात होती है हंसने वाली ना, तो लड़कियों को आपस में वो बात पता हो या ना पता हो, वो उनकी केमिस्ट्री फट से मैच कर जाती है कि अभी हंसना है सबको साथ में एकदम से, बात बाद में पूछ लेंगे, है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना अदिति? तो खैर, इस फूटने वाले कांड के बाद से मेरी बहुत दिनों तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपके पास आऊं और आपसे चाय कॉफ़ी के लिए कुछ पूछूं। और एक दिन वो याद है ना आपको जब आप देर में आए थे, और ये जो इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार होता है ना, मशीन वाला, वो रह रह के उबाल मारता है। आप वो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लेक्चर चल रहा था, और स्कूल में और कॉलेज में एक बेसिक फ़र्क होता है कि स्कूल में लोग आगे वाली सीट के लिए जल्दी आते हैं, कॉलेज में पीछे वाली सीट घेरने के लिए जल्दी आते हैं। तो उस दिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप मेरे पड़ोस वाली सीट पे आके बैठ गई। आपकी सब सहेलियाँ अदिति के आसपास दूर बैठी हुई थी, और आपने ये कहा कि, मतलब कहा तो क्या, मैंने एकदम से मेरी नज़र पड़ी
मैंने कहा अरे इतना बोरिंग लेक्चर, इतना सही लगने लगा ये तो आपके पड़ोस में बैठते ही। और मैंने हिम्मत कर ली कि आज ये मौका, कोई सहेली भी साथ में नहीं है, बिल्कुल सेफ है सब मामला, और आज बिल्कुल अटेम्प्ट कर देना है प्यार का। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक रजिस्टर में से पर्ची फाड़ी और मृतिका की तरफ बढ़ाई और कहा कि मृतिका हाय, सॉरी पहले वाली बात के लिए। तो मृतिका ने वो पर्ची लेके, ऐसे नहीं होता पर्चियों में कितने लोगों ने बात की है कॉलेज में अपने, या कभी ऐसा, तो अब रैपिडेक्स वाला है क्राउड, मतलब ऐसा, ये रैपिडेक्स वाले ही लोग हैं जो पर्चियों में बात कर रहे हैं, क्या रहना, अरे क्या गजब है सर, गजब। तो खैर इन्होंने पर्ची ली और पर्ची को लेके फाड़ के फेंक दिया। फिर पता नहीं क्या मृतिका के मन में आया और मृतिका ने दोबारा पर्ची उठाई और उसमें लिखा इट्स ओके। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई मृतिका, आपको तो याद ही होगा, मेरी उस दिन हिम्मत बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और मैंने आपने जब इट्स ओके लिखा तो मैंने कहा एक चीज़ और। तो मृतिका ने पर्ची को पलट के लिखा अब क्या। तो मैंने कहा कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना। तो तुमने पहले तो 2-4 मिनट तक उस पर देखा और उस पर लिखा ओके और एक स्माइली बनाया। मोबाइल कंपनियों ने उसके बाद से स्माइली बनाना शुरू किया है ना, इतनी बड़ी घटना हुई है आपकी वजह से। तो खैर अब और स्माइली बनाया, और जब आपने स्माइली बनाया तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देख के ऐसे, और जब प्रोफेसर तो जैसे होते ही हैं कॉलेज में, उन्होंने देखा, उनको पता नहीं क्या ना, जैसे टीचर लोगों को, प्रोफेसर लोगों को देखा नहीं जाता उनसे प्यार होते हुए, है ना, वो तुरंत हम दोनों लोग को निकाल के बाहर फेंक दिया गया क्लास के। और उस दिन के बाद फिर मतलब साल बीते, सब हुआ, हम लोग की पता नहीं कितने घंटे उस दिन बात हुई, कभी हम टच में नहीं रहे वैसे। और इतने साल बाद मृतिका, जब आपकी शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है प्लीज़ ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि ये ईमेल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक पर्ची पे लिख के ही भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता। थैंक यू। और थैंक यू मृतिका आने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल काम है, मैं बहुत बदतमीज़ी भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो और आप अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बहुत बहुत प्लीज़ मृतिका के लिए प्लीज़ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको मैं कभी नीचे थैंक यू। और अब हम लोग लगभग अब अंतिम पड़ाव की ओर हैं। हम लोग को बोला नहीं जा रहा समय बंद करने के लिए, कहाँ गए सर? तो उस लिहाज से मैं कहानी सुनाऊंगा अगर आप लोगों का मन रहेगा। अभी दुनिया का एक छोर शायद, रास्ते का हर मोड़ शायद, कच्ची पक्की नींद में सपनों का एक सिलसिला, खो गया था जो खेल में वो बिस्तरों का एक सिरा, एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है, एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। डोर जो तोड़ी गई थी, बात जो छोड़ी गई थी, डोर जो तोड़ी गई थी, बात जो छोड़ी गई थी, शर्ट का वो एक बटन जो साथ में सिल गया, साथ में सिल गया था जो खत का वो आधा सिरा, एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है, एक तुम्हारे पास था,
एक हमारे पास है वो शहर जो आजकल रूठा हुआ है आपसे। दुनिया की बकबक चुहल चुपचाप है हालात से। वो एक भटके हुए गीत का पागल सिरा, एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है, एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। दुनिया का एक छोर शायद, रास्ते का हर मोड़ शायद, कच्चे पक्की नींद में। थैंक यू। हम लोगों का हो गया, मतलब अगर समय है, अगर ऑर्गेनाइजर तो एक कहानी मैं और सुना सकता हूँ, अगर आप लोग बोलें और ऑर्गेनाइजर अलाउ करें तो ऐसा। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहानी किसने किसने सुनी है? चलो एक ही दो लोग हैं वैसा। तो सर वैभव सर, होता क्या है, मैं आपको पकड़ ले रहा हूँ इसलिए ये ऐसे मैंने पुराने कवि सम्मेलन में देखा है, या तो पीछे वालों का नाम लेते हैं, नहीं तो जिनको जानते हैं आगे वैसे नाम लेते हैं। तो जैसे हर जनरेशन जब प्यार करती है ना, तो उसको ये लगता है ये क्या कर रहे हैं प्यार। जैसे आजकल मैं देखता हूँ 20 साल के लड़कों को प्यार करते हुए, मुझे लगता है ये क्या कर रहे हैं प्यार। प्यार तो हम लोग क्या करते थे यार, चिट्ठी विट्ठी वाला है प्यार। ऐसे ही मेरे पिताजी को लगता था, कहते आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं प्यार, प्यार ने तो हमने किया है। और जो मेरे पिताजी थे, वो सच्चा प्यार इस देश के 99% पिताओं की तरह वो सच्चा प्यार मेरी माता जी से नहीं करते थे। वो सच्चा प्यार करते थे मेरी क्लास 2nd की क्लास टीचर मीना पाठक जी से, जिनको प्यार से वो मीना कुमारी बुलाया करते थे। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं कोई पढ़ने में कमज़ोर वमज़ोर नहीं था, मैथ्स मेरी ठीक ही ठाक थी। 5 मिनट हैं और हम लोग वाइंड अप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात पिताजी की तो देख भी लेंगे तो क्या ऐसी बात नहीं है। तो मेरी मैथ्स कोई मतलब मैं पढ़ने में कोई ऐसा कमज़ोर नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था जैसे होते हैं लोग वैसा। तो एक बार क्या हुआ, मैथ्स की कॉपी टेस्ट की चेक होके घर पे आई, उसमें से मुझे 20 में से 19 नंबर मिले हुए थे, एक नंबर कटा हुआ था। तो विमल जी, एक नंबर जो कटा था, 150 सालों में दुबे खानदान में एक नंबर किसी का नहीं कटा था। गाजीपुर वाले हम लोग दुबे हैं, किसी का 1.5। प्रलय आ गई उस दिन घर में कि एक नंबर कट कैसे गया। ये कॉपी जब चेक की गई तो देखा गया कि वो एक नंबर मैंने सही किया है। नहीं, टीचर का कई बार अपना कुछ और घर का काम वाम हो रहा होगा या स्कूल में कुछ ध्यान ना हो, एक नंबर का सवाल रह गया चेक होने से। अब पिताजी अगले दिन तमतमाए हुए वहाँ पे स्कूल मेरे पहुँचे। जब वो स्कूल पहुँचे, वो प्रिया स्कूटर था हम लोग के घर में, जब वहाँ पे पहुँचे तो उससे पहले जो वो मोमेंट था ना, जो वो फ्रेम था सामने, मैंने उनका गुस्सा जो था वो ऐसे गायब हुआ कि जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद से इस देश से काला धन गायब हो गया है। और उससे पहले मैंने सुना था लव एट फर्स्ट साइट कोई चीज़ होती है, मैं साक्षात होते हुए देख रहा था। इधर मीना मैडम, इधर पिताजी, हो रहा है लव एट फर्स्ट साइट। तो मैडम ने खैर बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा, अरे दुबे जी यहाँ कैसे? तो पिताजी ने कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल लपेटने के मूड में आए हुए थे ना कि कैसे हैं स्कूल वाले, क्या हो रहा है, क्या है, ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, ये सब। अरे कुछ नहीं, ऐसे यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि जरा हालचाल ले लें, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। तो मैडम ने कहा कि दुबे जी आप कितने कंसर्न पेरेंट हैं, कितने सही हैं आप। कितने पेरेंट्स तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक में नहीं आते हैं। अच्छा, मैडम ने ये कहा उसके बाद कि देखिए बाकी सब ठीक है, डिप्पी का, मेरे घर का नाम डिप्पी है, कि ये थोड़ा और फोकस करे ना तो क्लास में फर्स्ट आ सकता है। और जो थोड़ा और फोकस होता है ना, सारा खेल जीवन में ना ये थोड़े और फोकस का ही है। कितने ही फोकस कर लो, थोड़ा और फोकस रह जाता है। तो पिताजी ने कहा अच्छा। तो पिताजी ने तुरंत बोले कि देखिए इसके आप तो मैथ्स में इसके हैंडराइटिंग के नंबर काट लिया करिए। मैथ्स में नहीं कटते हैंडराइटिंग के नंबर। कहते आप इसकी हैंडराइटिंग तब तक सही नहीं होगी, अगर आपको लग रहा है इसकी हैंडराइटिंग खराब है तो इसके हैंडराइटिंग में आप नंबर काट लीजिए, हमारी तरफ से पूरी खुली छूट है आपको। तो मैडम ने कहा नहीं आपको भी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो पिताजी ने तुरंत वादा कर दिया कि अरे आप चिंता मत करिए, मैं पर्सनली इसको हैंडल करूंगा, इसकी हैंडराइटिंग डिप्पी की। अब इस बात में एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि मेरे पिताजी सुबह जो लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे अपना लिखा हुआ। एक ऐसे आदमी को मेरी हैंडराइटिंग पे मेहनत करनी थी। खैर मैडम ने जब बोला कि आप तो कितने कंसर्न हैं कि आप आ गए, कितने पेरेंट्स तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आते,
पिताजी के कान में 3 चमत्कारी शब्द पड़े, पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। उन्होंने पूछा कब है ये पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। पता चला कि अगले शनिवार को है। अगले शनिवार हम लोग लहराते हुए पहुंचे। और हम लोग देखिए 90s में जो हम लोग बड़े हो रहे थे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे आजकल के बच्चों से। हम लोग को खूब समझ में आता था कि 8:40 पे जब समाचार आता है तो बीच में जो 1 मिनट का जो ब्रेक होता है उसमें किस चीज़ का ऐड आता है। हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते थे। आजकल के मेरा बच्चा टीवी देखता, मुझे छोड़ के जाना पड़ता है कमरा को। इतना फर्क आ गया है सर इस देश में, क्या बताया जाए। क्या तो क्या यही लगता है ना, हम क्या कर रहे थे प्यार, वो हम मतलब हम लोग करते थे प्यार, ये क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे। तो खैर पिताजी जब वहाँ पहुँचे, हम लोग अपने प्रिया स्कूटर पर लहराते हुए स्कूल पहुँचे और कमरे में गए। हम लोगों का नंबर आया, मैडम ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरे यहाँ माथे पे जयंती मैम प्यार किया मैडम ने, इस जगह अभी भी निशान मिल जाएंगे। तो उन्होंने प्यार किया और मैंने ऐसे पिताजी की तरफ देखा। मैंने कहा देखो आप कितनी बैटिंग कर लो, छक्का हमें ही मारना है। उसके बाद से मैं वो कमरा छोड़ के चला गया और अगले आधे घंटे मुझे पूरा विश्वास है अपने पिताजी पे कि मेरी पढ़ाई से ही संबंधित कोई ना कोई बात हुई होगी जो मैंने नहीं सुनी है, कुछ हुआ होगा। फिर खैर चलते चलाते ये सब सिलसिला चला और मेरे क्लास 2nd में मैं गलती से सही में टॉप कर गया। जब रिजल्ट आया तो मैडम ने कहा कि दुबे जी पार्टी मैं दूंगी। पापा जी का नहीं 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 नहीं, डिप्पी फर्स्ट आया, पार्टी तो मैं ही दूंगी, पार्टी तो मैं ही दूंगा। तो खैर ये सब चलता रहा। 10 मिनट बाद ये सिलसिला तय हुआ। जो दिन तय हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मैं उसको हिस्ट्री में मार्क करना चाहता हूँ उस दिन को। जिस दिन वो तय हुआ, जिस दिन पार्टी होगी, वो दिन था जिस दिन मम्मी की किटी पार्टी थी, ताकि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना रहे हम लोगों को। बहुत अमेजिंग चीज़ होती है किटी पार्टी। तो खैर हम लोग उस दिन तय हुआ, हम लोग प्रिया स्कूटर पे मैडम के मोहल्ले में पहुंचे और मैं पीछे से अच्छे बच्चों की तरह, ये सब समझदारी है सर, एक जनरेशन में चली गई ये सब चीज़ें, उड़ गई इस धरती से। मैं पीछे से उतरा, आगे आके खड़ा हो गया, मैडम आई, पीछे वाली सीट पे बैठ गई। और हम लोग जब मैडम के मोहल्ले से निकल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शहर के सबसे दूर हम लोग मसाला डोसा खाने गए। 2 मसाले डोसे ऑर्डर हुए, एक सादा डोसा मेरे लिए ऑर्डर हुआ। बच्चे तो सादा डोसा खाते हैं ना, तो सादा डोसा ऑर्डर हुआ। मैडम ने दोबारा मेरे माथे पे फिर से प्यार किया। पिताजी दूसरा सामने तरफ बैठ के देखते रहे। फिर मैडम ने एक छोटा सा पर्स निकाला। अब मैं देखता हूँ पर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे मेरे को दिख भी रहा है, और बहुत बड़े बड़े पर्स होते हैं। उस समय छोटे पर्स होते थे, जैसे मेरी वाइफ का पर्स इतना बड़ा है कि वीकेंड भर का सामान उसमें आ जाए। तो उन्होंने मैडम से छोटा पर्स निकाला और छोटा सा एक उसमें से कार्ड निकाला मुड़ा हुआ, और पिताजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब शादी में जरूर आना है। मसाला डोसा आ चुका था। पिताजी को वो मसाला डोसा गटकने में इतनी दिक्कत हुई, वो आज तक मसाला डोसा नहीं खाते। शादी के बाद मैडम ने स्कूल आना छोड़ दिया, पिताजी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना छोड़ दिया। उनका इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से विश्वास उठ गया उस दिन। क्लास 2nd के बाद से मेरी मैथ्स पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना हैंडराइटिंग पे ध्यान दिया गया, तो मेरी मैथ्स और हैंडराइटिंग दोनों ही खराब हो गई। अब मैं इस इंतजार में हूं कि कब मेरा बेटा क्लास 2nd में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना हम लोगों को, मतलब मुझे प्रज्ञा और जो भी वॉलंटियर, अदिति, आप, मृतिका, सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी ऑडियंस, बहुत बहुत मज़ा आ गया सुनने में। और हम लोग की किस्मत है कि विमल बैठे हैं, जयंती मैम बैठी हैं, वैभव सर बैठे हैं ऑडियंस में, और गरिमा है यहाँ पे, और अनुराग सर पीछे बैठे हैं। ये सर, ये मतलब ये किस्मत है सर हम लोग की। कहानी इंदौर आना सफल हो गया। हेलो हेलो। हाँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।